प्रिय छात्र छात्राओं, बीए भाग तृतीय की कक्षा में आपका स्वागत है। पिछले व्याख्यान तक हमने निबंध के तत्वों पर अध्ययन करते समय निबंध के तत्व के आधार कौन से थे वो जाना था और तत्पश्चात निबंध के अंगों के आधार पर निबंध के कितने तत्व हो सकते हैं वो हमने अध्ययन कर लिया था। आज हम व्यक्तित्व के आधार पर निबंध के कितने तत्व होते हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम व्यक्तित्व के आधार को स्पष्ट कर लेते हैं। तो व्यक्तित्व के आधार पे निबंध में जो अपने इसका दूसरा अर्थ ले सकते हैं वो है अनुभूति के आधार पे, अर्थात व्यक्ति या निबंधकार जिस तरह से किसी घटनाक्रम को, किसी विचार को या अन्य कोई भी बात हो उसको जिस तरह से अनुभूत करता है वही बात उसी तरीके से वह लिखता है, वो उसके व्यक्तित्व में शामिल है। तो अब ये बात होती है कि यदि हम किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में विचार करें तो ये जानना जरूरी हो जाता है कि उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में कौन कौन से तत्व हो सकते हैं। निश्चित तौर पर अब तक के अध्ययन में हमने जाना है कि व्यक्तित्व के 3 तत्व माने जा सकते हैं: भाव तत्व, बुद्धि तत्व और सौंदर्य तत्व। भाव, बुद्धि और सौंदर्य, इस तरह से ये 3 तत्व हैं। चूँकि निबंध में निबंधकार जो है उसके व्यक्तित्व का प्रकाशन होता है तो उसमें भी यही 3 तत्व जो हमने ऊपर व्यक्तित्व के 3 तत्व जाने हैं वही निबंध के 3 तत्व हो जाते हैं जब हम व्यक्तित्व के आधार पर निबंध का अध्ययन करना चाहते हैं। अतः निबंध के भी मूलतः यही 3 तत्व पाए जाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि निबंध में भी निबंध के भी 3 तत्व माने गए हैं। पहला भाव तत्व, दूसरा बुद्धि तत्व और तीसरा सौंदर्य तत्व। तो इस तरह से हमने ये जान लिया कि व्यक्तित्व के क्या होता है, उसके आधार कौन से हो सकते हैं और फिर उसके आधार पे तत्व कौन कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं भाव तत्व पे। निबंध का जो पहला तत्व है भाव। अब इसमें क्या चीज़ मुख्य होती है, हम कहें कि भाई ये भाव तत्व है, या इससे क्या प्रेरणा मिलती होगी लेखक को, क्या इससे लेखक को कोई फ़ायदा होता है, निबंधकार को कोई फ़ायदा होता है, वो सारी चीज़ें हम इसके अंतर्गत देखेंगे। पहली बात जो हमारे सामने निकल के आती है वो है कि निबंध के लेखन की प्रेरणा निबंधकार को मिलती है। निबंध के लेखन की प्रेरणा निबंधकार को मिलती है। तो ये सबसे बड़ा फायदा है कि जैसे ही भाव उत्पन्न होते हैं किसी विषय वस्तु के प्रति तो वह उसके लेखन के लिए प्रेरित हो जाता है। तो ये हुई एक बात। दूसरी बात जो होती है वो है भाव तत्व मन में कैसे आ जाता है या ये किससे प्रेरित होता है, भाव कैसे निकलते हैं, कैसे पैदा होते हैं। हम जानते हैं भाव पैदा नहीं होते, भावों की निष्पत्ति होती है जैसे कि रस की होती है। तो इनकी निष्पत्ति कैसे होती है, उसका कारण है गुण। जब कोई गुण विशेष किसी वस्तु का, किसी विषय का, किसी क्रिया का, किसी प्रतिक्रिया का जब हमारे सामने आता है तो हम ये जानते हैं कि निबंध जो है वो या लिखने की प्रेरणा निबंधकार को मिल जाती है। तो इस तरह से आपने ये जो दूसरी बात जिसको मैं यहाँ आपके ला रहा हूँ अंडरलाइन करके,
तो उसको देखिएगा 2 नंबर पे यहाँ ये जो है 2 नंबर, ये अंडरलाइन में कर रहा हूँ, जिसको आप देख लीजिए। ये बात मैंने अभी आपको बताई। तीसरी जो बात है वो है ये। तीसरी बात क्या है वो हम यहाँ जानते हैं। उसके अंतर्गत भाव, आदर्श, आदर्श व्यक्तित्व या आदर्श व्यक्ति, आदर्श सिद्धांत और आदर्श परिस्थितियों से प्रेरित और विवेचित होते हैं। भाव जो अभी हमने चर्चा की थी, वो भाव किन किन चीज़ों से हमारे सामने प्रेरित होते हैं और उनकी विवेचना की जाती है, वो हम तीसरा जो बिंदु हमने लिया था, भाव आदर्श हो गया, आदर्श विवेचित होते हैं, आदर्श सिद्धांतों और आदर्श परिस्थितियों से प्रेरित होते हैं। ये हमने देखा था यहाँ। अब चौथी जो चीज़ निकल के आती है वो है निबंध लेखन हेतु। निबंध लेखन हेतु लेखक भावों को उद्बुद्ध करने की प्रेरणा अनेक उपायों से लगातार करता रहता है। ये नहीं कि भाव कोई स्वतः ही उत्पन्न हो जाते होंगे, इसके लिए लेखक या निबंधकार स्वयं प्रयत्न करता रहता है, तरह तरह के प्रयत्न करता रहता है। चाहे वो कुछ भी करे, उसके लिए प्रेरणा कहाँ से लेनी है, आदर्शों से लेनी है, सिद्धांतों से लेनी है, परिस्थितियों से लेनी है, व्यक्ति विशेष से लेनी है, ये प्रयास वो लगातार संपर्क में रहते हुए करता रहता है। चौथी जो चीज़ हमारे सामने आती है, पांचवी जो चीज़ निकल करके, वो है कि प्रकृति, मानव और वातावरण, प्रकृति, मानव और वातावरण, यहाँ प्रकृति जो है वो मानव से और वातावरण से, तो इन तीनों ही उसके भावों को उद्बुद्ध करते हैं। लेखक जो सहयोग लेता है उनमें ये तीन चीज़ें निश्चित रूप से होती है। पहली चीज़ प्रकृति है, दूसरी चीज़ मानव है और तीसरी चीज़ वातावरण है। इस तरह इन तीनों से वह उद्बुद्ध होती रहती है, अर्थात भावों पर ये तीनों चीज़ें प्रभाव अपना डालती हैं। अब अगली जो चीज़ आती है वो है बुद्धि तत्व। वो क्या है? बुद्धि तत्व। अब बुद्धि तत्व का क्या इसमें महत्व होता है? इसमें कौन सी विशेष चीज़ होती है जिसके आधार पे कहें कि भाई बुद्धि नामक एक तत्व भी हो सकता है, निबंध का, निबंध का तत्व होता है? कैसे पहचान करेंगे? वो ये है कि प्रकृति आदि का जब संसर्ग होता है, किससे? निबंधकार से, तो उसके मन में विचार उत्पन्न होते हैं। इन विचारों को साहित्य में राग भी कहा जाता है। यहाँ जो है ये जो बताया गया है, राग भी होता है। ये रहा, राग होता है। ये राग विचार तत्व तब तक अभिव्यक्ति के लिए तैयार नहीं होते हैं जब तक कि इनका बुद्धि तत्व द्वारा अनुशीलन न हो जाए। तो पहली चीज़ जो हमारे सामने आती है कि व्यक्ति जब किसी भी प्रकृति की या घटना के संसर्ग में आता है तो उसमें विचार उत्पन्न होते हैं, अर्थात राग पैदा होता है। वह राग या विचार तब तक अभिव्यक्ति के लिए तैयार नहीं होता है जब तक कि वह उसका बुद्धि द्वारा अनुशीलन नहीं कर लेता है। ये हुई पहली बात।
दूसरी बात जो राग तत्व के संबंध में कही जा सकती है वो है, इसी के संबंध में वो आगे बढ़ेंगे, रागात्मक तत्व की बुद्धि तत्व द्वारा परिपुष्टि होती है। हमने कहा ना अनुशीलन न कर लिया जाए, तो अनुशीलन में क्या करता है बुद्धि तत्व, रागात्मक तत्व की बुद्धि तत्व द्वारा परिपुष्टि करता है, उसको पुष्ट करता है कि हाँ भाई ये चीज़ ऐसे होनी ही चाहिए, ऐसे ही है, वो उसको और अधिक पुष्ट करता है। जब तक हम बुद्धि तत्व का अनुशीलन नहीं करेंगे तो परिपुष्ट कैसे होगी कि ये बात सच है या नहीं है। जो बात मैं पाठकों के सामने लाना चाहता हूँ, या मान लीजिए आपकी और मेरी बात कर लीजिए, मैं ये बात जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपके सामने लाना चाहता हूँ, तो जब तक मैं इसको पढ़ लूँगा, इसके प्रति मेरे मन में भाव भी जागृत हो जाएंगे, लेकिन मैं इन भावों को प्रकट कैसे करूँगा? ये प्रकट तभी होगी जब मैं इन पर विचार करूँगा, और विचार करने पर अनेक तरीके मैं अपना करके आपके सामने लाने की कोशिश करूँगा। तो ये है परिपुष्टि। अब है तीसरी बात जो सामने आती है वो है निबंध लिखने से पहले। तीसरी बात कौन सी है? ये है निबंध लिखने से, ये निबंध लिखने से पहले जिन भावों की उत्पत्ति होती है, निश्चित तौर पर निबंध लिखने से पहले भाव मन में आते ही हैं, उनकी उत्पत्ति होती है, या अपने निष्पत्ति भी कह सकते हैं इसको, उनका बुद्धि तत्व द्वारा मनन किया जाता है। पहले भाव उत्पन्न होते हैं और फिर बुद्धि तत्व द्वारा उनका मनन किया जाता है, और मनन के परिणाम स्वरूप ही बुद्धि तत्व उसकी विवेचना करता है और तत्पश्चात परिपुष्ट होकर के वो चीज़ हमारे सामने निबंध के रूप में आ जाती है। चौथी चीज़ जो इसमें है, इसमें वो है बुद्धि तत्व की निबंध में व्यक्तित्व की प्रधानता दिखाई देती है। यही कारण है कि निबंध में निबंधकार के व्यक्तित्व की प्रधानता दिखाई देती है। क्योंकि भावों से प्रेरित है, भाव ही अभिव्यक्त हो रहे हैं उस व्यक्ति के, तो यहाँ निबंध में उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को हम ये नहीं कह सकते, नकार नहीं सकते, वो व्यक्तित्व तो निबंध में दिखाई देगा ही देगा। पांचवी जो बात इसमें सामने आती है वो ये है कि निबंधकार वन्य विषय को अपनी बुद्धि द्वारा चिंतन मनन करके, अपनी बुद्धि द्वारा चिंतन मनन करके सुनियोजित रूप प्रदान करता है। अभिव्यक्त करने से पहले उसको व्यवस्थित करता है, सुनियोजित करता है और तत्पश्चात पाठक के सामने लाता है। तो ये एक अगला चरण है बुद्धि तत्व का, वो आ जाता है। तदुपरांत अर्थात इसके बाद, जिसे हम छठे बिंदु को रूप में ले सकते हैं, छठा बिंदु यहाँ निकल करके हमारे सामने हम देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन इसके नीचे जो है वो बुद्धि अपने निबंध का छठा जो बिंदु है वो आ जाता है कि इसके पश्चात तर्क आदि का सहारा लेकर, किसका सहारा लेगा निबंधकार? तर्क आदि का सहारा लेगा और उसे श्रृंखलाबद्ध करता है। कोई भी चीज़ में यदि हम तर्क लागू करते हैं, व्यवस्थित करना चाहते हैं, तो तर्क के साथ उसको व्यवस्थित करना पड़ेगा, और यहाँ निबंधकार अपने तर्क इत्यादि का प्रयोग करके उसको व्यवस्थित करेगा। जहाँ कहीं भी जिस विषय वस्तु को, जिस भाव को रखना है उसको रखेगा और तत्पश्चात पाठक के सामने उपस्थित कर देगा। अब अगला जो तत्व आता है वो है सौंदर्य तत्व। निश्चित रूप से सुंदरता को ही यहाँ हम सौंदर्य कहते हैं। वो सुंदरता मनुष्य की हो सकती है, वो सुंदरता प्रकृति की किसी विषय वस्तु की हो सकती है। अब यहाँ चूँकि हम निबंध की चर्चा कर रहे हैं, तो वो सुंदरता निबंध की या साहित्य की किसी विधा की हो सकती है, ये बात आप जान लें। तो इसमें जो पहली चीज़ हमारी निकल के आती है वो हम प्रारंभ करें, उससे पहले निश्चित रूप से ये देख लेंगे कि सुंदरता बढ़ाने के लिए क्यों लोग व्यथित रहते हैं।
या सुंदरता क्यों बढ़ाते हैं, या सुंदरता किस प्रकार बढ़ सकती है और उसके क्या फ़ायदे हैं, निबंध पर इसके क्या परिणाम होंगे, वो सारी चीज़ें हम बिंदु के अंतर्गत लेंगे। सबसे पहली जो बात हम यहाँ लेंगे वो है व्यक्तित्व या अनुभूति के आधार पर, व्यक्तित्व या अनुभूति के आधार पर निबंध का तीसरा तत्व सौंदर्यानुभूति होता है। ये हमने पहले भी जान लिया था, अब इसका वर्णन एक बार फिर से हम कर रहे हैं। दूसरी जो चीज़ हमारी यहाँ आएगी सामने वो है कि निबंधकार सर्वप्रथम सौंदर्य की अनुभूति करता है। तो निबंधकार क्या है कि सौंदर्य की अनुभूति करता है, अनुभूति के बिना अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। तो पहले अनुभूति करेगा और तत्पश्चात उसकी अभिव्यक्ति होगी। जब अनुभूति कर लिया तो तीसरा बिंदु क्या आता है, वह अपनी बुद्धि तथा कल्पना तत्व के द्वारा वर्ण्य विषय में, अर्थात जिस विषय का वर्णन किया जाना है उसको ऐसी रोचकता और सुंदरता के साथ प्रस्तुत करता है कि वह सभी को ग्राह्य होने लग जाता है, सभी को ग्रहण करने योग्य हो जाता है। या दूसरे शब्दों में कहें तो वर्ण्य विषय में ऐसी रोचकता या सुंदरता उत्पन्न कर देता है कि वह सभी के लिए वर्ण्य या ग्रहण करने योग्य हो जाती है या ग्राह्य हो जाती है। अगली जो बात आती है इसमें वो है कि विषय कैसे हों। इसके लिए हम कह सकते हैं कि सामान्य विषय भी निबंधकार की सौंदर्यानुभूति के कारण सुंदर और सर्वग्राह्य हो जाते हैं। विषय चाहे कैसा भी हो, सामान्य से सामान्य विषय भी यदि निबंधकार की सौंदर्य की अनुभूति, सुंदरता को अनुभव करने की, अनुभूत करने की यदि क्षमता उसकी अच्छी है, बेहतरीन है, तो वह सुंदर भी हो जाती है रचना और वह सर्वग्राह्य भी हो जाती है, अर्थात निबंध अच्छा हो जाता है। अब इसके आधार पे हम देखते हैं तो सौंदर्य दो प्रकार का हो सकता है। बाहरी सौंदर्य जो हमें बाहर से दिखाई देता है और भीतरी सौंदर्य जो हमें भीतर दिखाई देता है, अंदर दिखाई देता है। अब अगली चीज़ आती है कि इसका क्या प्रभाव हो सकता है। तो आंतरिक सौंदर्य का प्रभाव हम करते, बाहरी सौंदर्य तो हम सब जानते हैं, लेकिन आंतरिक सौंदर्य का क्या संबंध है। आंतरिक सौंदर्य का संबंध आनंद से होता है। अंदर जब व्यक्ति सौंदर्य की अनुभूति करता है, इसका मतलब उसको आनंद आ रहा है, वह आनंद की अनुभूति से पूरी तरह से लबरेज है। और उसका बाहरी सौंदर्य का संबंध जो है वो अभिव्यक्ति से होता है और उसके कला पक्ष से होता है, अभिव्यक्ति और कला पक्ष, जो कि आनंद लेने योग्य उस निबंध को बनाती है, उसकी रचना करती है। अंतिम जो बात हम इसके संबंध में कह सकते हैं वो है निबंध का परम आवश्यक गुण क्या होना चाहिए या क्या होता है, वो हम निश्चित रूप से जानते हैं। वो यहाँ लिखा है, वो है आकर्षण। निबंध का परम आवश्यक गुण आकर्षण होता है। अतः निबंध में प्रयुक्त भाव सौंदर्य, निबंध में प्रयुक्त भाव सौंदर्य इस प्रकार का होना चाहिए कि वह पाठक को स्वतः अपनी तरफ आकर्षित कर ले। दूसरी कोई कोशिश निबंधकार को नहीं करनी पड़े। दूसरी कोशिशें करने होगा तो निबंध क्यों लिखेगा, नाटक लिखेगा, कहानी लिखेगा, एकांकी लिखेगा। यदि निबंध लिख रहा है तो उसका जो भाव सौंदर्य है वो इतना बेहतरीन होना चाहिए, इतना अच्छा होना चाहिए, इतना सुंदर होना चाहिए, उसका सौंदर्य इस प्रकार का होना चाहिए कि वह पाठक जैसे ही निबंध को देखना प्रारंभ करे, पढ़ना प्रारंभ करे, उसका शीर्षक देखे तो देखते ही वह पाठक को अपनी तरफ आकर्षित कर ले। तो इस तरह से हमने आज व्यक्तिगत आधार पर निबंध के तत्वों का अध्ययन किया, जिसमें हमने पाया कि अभिव्यक्ति के व्यक्तित्व के आधार पर निबंध के 3 तत्व होते हैं, भाव तत्व, बुद्धि तत्व और सौंदर्य तत्व। अब आपके एक प्रश्न बनता है, वो मैं यहाँ कहता हूँ और आप लोग लिखिएगा कि व्यक्तित्व के आधार पर
निबंध के कितने तत्व माने जाते हैं? प्रत्येक का विवरण दीजिए। छोटा प्रश्न, सौंदर्य कितने प्रकार का माना गया है? 2 प्रकार का, आंतरिक सौंदर्य और बाहरी सौंदर्य। तो इस तरह से हमें यहाँ में से इसमें से छोटे प्रश्न भी निकालने हैं। आप अध्ययन कीजिएगा, आपके सामने छोटे प्रश्न भी इसमें आएंगे, उनको आपको अलग अलग करना है और फिर प्रश्न का उत्तर भी आपको करना है। इसी के साथ आज की ये चर्चा अपनी यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।